ए वेरी गुड डे मेरे प्यारे मित्रों। जब हम पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में बात करते हैं तो हम सभी मानते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट दुनिया के सबसे ताकतवर और पहुंचे हुए लीडर है। पर आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में हमारे पीएम भी न केवल एक ग्लोबल लीडर बने बल्कि उनकी लोकप्रियता दुनिया में धूम मचा रही है। तो चले आज जानते हैं कि आजादी के बाद से कौन कौन बने हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर। साथ में जानेंगे उनके बारे में कुछ मनमोहक यानी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी। तो मित्रों, करते हैं ज्ञान में निवेश ताकि हम बने सर्वश्रेष्ठ। जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक बड़े और जाने माने वकील थे। नेहरू जी भी चाहते तो अपने पिता की तरह एक वकील बन सकते थे और ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर सकते थे, पर उन्होंने देश की आजादी के लिए सब कुछ छोड़ दिया। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले उन्होंने देश की आजादी में बहुत बड़ा किरदार भी अदा किया। ब्रिटिशर्स के खिलाफ बड़े बड़े आंदोलनों का नेतृत्व भी किया। वो बच्चों से बेहद प्यार करते थे, इसलिए उनके नन्हे दोस्त उन्हें चाचा नेहरू बुलाने लगे। उन्होंने चिल्ड्रन एजुकेशन में काफी जोर लगाया और बढ़िया पॉलिसीज का भी ऐलान किया। यही वजह है उनके जन्मदिन को हम आज भी चिल्ड्रंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। गुलजारी लाल जी प्रोफेशनली एक इकोनॉमिस्ट थे। अपने यूथ पीरियड में उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लेबर प्रॉब्लम के बारे में काफी रिसर्च किया था और उन्हीं लेबर इश्यूज के काम से उन्होंने दुनिया को भी प्रभावित किया और फेमस भी हुए। 1964 में 13 दिनों के लिए वो प्राइम मिनिस्टर पद का केयरटेकर बने। न केवल एक बार पर 11 जनवरी 1966 में उन्होंने ये पद दूसरी बार भी संभाला था। गुलजारी लाल जी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन कमेटी के एक मेंबर थे और 1947 में जिनेवा में चल रही इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। महात्मा गांधी से प्रेरित यानी इंस्पायर्ड होकर उन्होंने अपना एकेडमिक्स छोड़ दिया और बापू के साथ आजादी के आंदोलन में जुड़ गए। उन्होंने दहेज प्रथा और जातिवाद के खिलाफ भी लड़ाइयाँ लड़ी और लोगों को जागरूक किया कि ये दोनों एक किस्म के सोशल इविल है जो हमारे देश को एक दिन अंदर से खोखला कर देगा। वैसे तो उनका नाम लाल बहादुर था, पर उनके स्कॉलरली सक्सेस को मद्देनजर रखते हुए 1926 में काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में उनको शास्त्री उपाधि से सम्मानित किया और तब से वो लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जानने लगे। 11 जनवरी 1996 में लाल बहादुर शास्त्री जी के निधन के बाद दूसरी बार गुलजारी लाल नंदा जी हमारे देश के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने। 24 जनवरी 1966 में शपथ ग्रहण कर इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। वे काफी छोटी उम्र से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व तो थी ही, आखिर बेटी किसकी है। अपने टेन्योर में 14 नेशनलाइज्ड बैंक का स्थापना किया। ईस्ट पाकिस्तान फ्रीडम मूवमेंट में इंदिरा गांधी ने एक अहम किरदार निभाया और बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलवाई। पर 1975 में उनके द्वारा लगाया गया इमरजेंसी इंडियन पॉलिटिक्स का आज भी एक डार्केस्ट घड़ी मानी जाती है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि केवल 12 साल की उम्र में उन्होंने देश के आजादी आंदोलन में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने वानर सेना में बच्चों का नेतृत्व किया। वानर सेना के यही 60,000 युवा आंदोलनकारी जगह जगह एनवेलप्स पहुंचाते थे, फ्लैग्स बनाते और गली गली में डेमोस्ट्रेशन के नोटिस और पोस्टर भी लगाते थे। मोरारजी देसाई इंडिया के पहले नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर थे। हालांकि वो ऑपोजिशन पार्टी से थे, पर नेहरू जी और इंदिरा जी के कैबिनेट में काफी महत्वपूर्ण पोजीशन में रह चुके थे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 81 इयर्स की उम्र में प्रधानमंत्री का पद ग्रहण कर वो दुनिया के सबसे बुजुर्ग प्राइम मिनिस्टर यानी कि द मोस्ट एल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर का रिकॉर्ड कायम किया, जो आज तक भी बरकरार है। उनके बेतोड़ अचीवमेंट एंड डिस्टिंक्शन के बदौलत उन्हें इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया। इंडिया में उन्हें भारत रत्न और पाकिस्तान से उन्हें निशान-ए-पाकिस्तान का अवार्ड मिला।
चरण सिंह जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो कि एक किसान थे। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले उन्होंने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और 2 बार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का भी पद संभाला। सेंट्रल गवर्नमेंट के होम और फाइनेंस मिनिस्टर के पद संभालते हुए भी वो कभी नहीं भूले कि वो एक किसान है। ना ही वो अपने कार्यकाल में कभी अपने किसान और गांव के भाइयों को भूले। वे अपने कार्यकाल के दौरान काफी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स ले आए। यही वजह है हम आज 23 दिसंबर उनके जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। चरण सिंह जी के बाद 14 जनवरी 1980 को इंदिरा गांधी जी हमारे देश के फिर से प्रधानमंत्री बने। ये उनका सेकंड टाइम था। इंदिरा जी के निधन के बाद 31 अक्टूबर 1984 को राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री का शपथ लेकर देश के सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर बने। अपने कार्यकाल में उन्होंने एजुकेशन पर काफी जोर दिया और नए पॉलिसीज लेकर आए। देश को टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के राहों में आगे बढ़ाया और इसी दौरान 1986 में MTNL का सेटअप किया और साथ में पब्लिक कॉल ऑफिसेज यानी PCOs का भी कॉन्सेप्ट देश भर में लागू किया। इंडिया में कंप्यूटर रिवॉल्यूशन लाने के पीछे भी उनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। राजीव गांधी को शुरू से ही पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। उनका असली इंटरेस्ट था म्यूजिक और कंप्यूटर्स। पर फ्लाइंग तो जैसे उनका इंटरेस्ट नहीं बल्कि पैशन कहा जा सकता है मित्रों। विदेश से इंडिया वापस आते ही उन्होंने फ्लाइंग क्लब ज्वाइन कर लिया और वहां से एक ट्रेन्ड पायलट बन के ही निकले। भारतीय राजनीति में VP सिंह का शानदार और काफी लंबा योगदान रहा, जिस दौरान उन्होंने काफी जिम्मेदारियां और पद भी संभाले। 1969 में INC ज्वाइन करने के बाद से जैसे वो कभी नहीं रुके। कभी वो डिफेंस मिनिस्टर तो कभी फाइनेंस मिनिस्टर का पद संभाला। राज्यसभा के MP रहे, 3 कंस्टिट्यूएंसी से लोकसभा के भी MP रहे। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का पद भी संभाला और फिर 2 दिसंबर 1989 को वे भारत के प्रधानमंत्री बने। एक सुलझे हुए पॉलिटिकल लीडर के साथ साथ वे एक मजे हुए कवि भी थे। एक टुकड़ा धरती एक टुकड़ा आसमान के नाम से उनके कविताओं का संग्रह भी पब्लिश किया गया है। चंद्रशेखर जी अपने छात्रकाल से ही पॉलिटिक्स से काफी प्रभावित रहे। इतना कि 1950 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना पॉलिटिकल साइंस का मास्टर्स डिग्री भी प्राप्त किया। इमरजेंसी के दौरान वो जेल भी गए और फिर बाद में वो जनता पार्टी के प्रेसिडेंट चुने गए। जनता पार्टी के सुप्रीम लीडर होने के नाते उन्होंने कन्याकुमारी से न्यू दिल्ली तक का 4200 किलोमीटर लंबा पदयात्रा की ताकि वो पूरे देश के लोगों से जुड़ सके और उनकी जमीनी समस्याओं के बारे में जान सके। 1969 के दौरान अपने एडिटोरियल्स के लिए जाने माने वीकली पब्लिशिंग यंग इंडियन के ना वो केवल एडिटर थे बल्कि फाउंडर भी चंद्रशेखर जी ही थे। PV नरसिम्हा राव का पूरा नाम पमलुपर्ति वेंकट नरसिम्हा राव था। उन्हें इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल लेजिस्लेशन का चाणक्य माना जाता था। उनके इसी काबिलियत ने सन 1991 के दौरान इंडियन इकोनॉमी को एक नए दौर की ओर बढ़ा ले गया। इंडियन मार्केट्स के दरवाजे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, रिफॉर्म्ड कैपिटल के लिए और ट्रेड रिजिम के लिए खोल दिया गया। ये वही दौर था जब इंडिया लगभग बैंकरप्सी के दरवाजे पर खड़ी थी। तभी उन्होंने इंडियन डोमेस्टिक बिजनेस को डीरेगुलेट करके देश को एक नई दिशा दिखाई। बजट में राशि बढ़ाकर उन्होंने इंडियन आर्म फोर्स को भी मॉडर्नाइज होने में सक्षम किया। मजेदार बात यह है कि उनकी मातृभाषा भले ही तेलुगु थी पर 8 और लैंग्वेज में भी वो माहिर रहे, जैसे कि कन्नड़ा, तमिल, मराठी, हिंदी, उड़िया, उर्दू, बंगाली, गुजराती और संस्कृत भी। ट्रूली इंटरनेशनल भी थे वो। यही नहीं रुके बल्कि इंग्लिश, फ्रेंच, अरेबिक, स्पेनिश, जर्मन, ग्रीक, लैटिन और पर्शियन लैंग्वेज भी महारथी हासिल था उनको। गलत नहीं होगा अगर हम कहें कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के सबसे आदरणीय प्रधानमंत्री रहे। उनके मनमोहक बातचीत के तरीके से प्रभावित होकर पंडित नेहरू जी ने भी कहा था, अटल जी एक दिन जरूर भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और यही भविष्यवाणी को 16 में 1996 में वाजपेयी जी ने सच कर दिखाया। वो एक नहीं बल्कि हमारे देश के 3 बार प्रधानमंत्री बने। वो UN असेंबली के पहले हिंदी भाषी स्पीकर भी थे। वो एक लीडर के रूप में सामने आए और इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। हालांकि पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड इसके खिलाफ था।
पड़ोसी मुल्कों के नाजुक रिश्तों को काफी अच्छे से समझते थे और डिप्लोमेसी में तो वो माहिर थे ही। इसलिए पाकिस्तान से मिलकर लाहौर बस सर्विस का भी शुरुआत की उन्होंने। कविताएं तो मानो जैसे उनके नसों में बसी थी। मशहूर सिंगर कंपोजर जगजीत सिंह जी के साथ मिलकर उन्होंने 1999 में नई दिशा और 2002 में संवेदना नामक के 2 एल्बम भी रिलीज किया। हरदनहल्ली दोदेगौड़ा देवेगौड़ा 20 साल की उम्र से ही एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुके थे। वे भारत के प्राइम मिनिस्टर बने और सेम टाइम स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द यूनाइटेड फ्रंट के चेयरमैन का भी पद संभाला। ये वो एपेक्स बॉडी थी जो रूलिंग फ्रंट के सभी कंस्टिट्यूएंट्स के लिए पॉलिसीज बनाती थी। 1952 में मैसूर स्टेट, जिसे 1973 में कर्नाटका का नाम दिया गया, वहां से पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री हासिल किया और उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्टर की हैसियत से उन्होंने काम भी किया। आर.के. गुजराल भारत के 12th प्राइम मिनिस्टर थे। हालांकि वो बहुत कम समय के लिए प्रधानमंत्री बने, पर उनके द्वारा बनाया गया गुजराल डॉक्टर आइन को बहुत मान्यता मिली। गुजराल डॉक्टर आइन ने हमें सिखाया कि कैसे निस्वार्थ होकर अपने से छोटे नेबरिंग कंट्रीज का मदद करना चाहिए। गुजराल साहिब नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स के राइटर और कमेंटेटर भी थे। उनका थिएटर के प्रति भी काफी लगाव था। गुजराल साहब के बाद एक बार फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। इस बार वो 19 मार्च 1998 से लेकर 22 मई 2004 तक के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह एक बहुत ही उच्च कोटि के जाने माने इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियन है। प्रधानमंत्री बनने से पहले वे श्री नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इस दौरान इंडियन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में उन्होंने एक अहम किरदार भी निभाया। नेहरू जी के बाद वो ही अभी तक के इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने एक दशक तक लगातार प्रधानमंत्री का पद संभाला। वे दुनिया के सबसे क्वालिफाइड प्राइम मिनिस्टर माने जाते हैं। डॉक्टर ऑफ लॉ, डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ, डॉक्टर ऑफ सोशल साइंस उनके कुछ ऑनरेरी डिग्रीज में से हैं। नरेंद्र मोदी हमारे देश के 14th प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्हें दुनिया भर के लोग ट्रेंड सेटर मानते हैं। मोदी जी युवाओं में काफी पॉपुलर हैं और सब उनके ओरेशन स्किल्स का लोहा मानते। इन्हीं खूबियों की वजह से और काम करने के स्टाइल से वे वर्ल्ड मोस्ट फॉलोड पॉलिटिशियन ऑन सोशल मीडिया भी हैं। अपने टीनेज से ही जिप्सी जीवन शैली से काफी इन्फ्लुएंस थे, इसलिए काफी अज्ञात जगहों पे अकेले ही निकल पड़ते थे और कभी कभी तो हिमालय के साधुओं के संग भी रह चुके हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो मित्रों, कैसा लगा हमारा ये एपिसोड? बेझिझक शेयर करें अपना कमेंट्स हमारे साथ और हाँ, लाइक शेयर करना भी ना भूलें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी क्लिक कर दें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।